आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता 8 अगस्त 2024 को रात के 11 बजे एक शख्स सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए एक कैमरे में कैद होता है। उसके आधे घंटे बाद वो वापस से आते हुए भी उस कैमरे में कैद हो जाता है और इसके 1 घंटे बाद यानी कि 12:30 बजे डॉक्टर तिलोत्मा अब सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए कैप्चर होती है और उनके साथ में उनके साथी 4 जूनियर डॉक्टर भी थे। ये चारों के चारों वहां पर खाना खाने के लिए गए थे। ये वहां पर खाना वगैरह खाते हैं, जिसके 2 घंटे बाद यानी कि रात के 2:30 बजे वो 4 डॉक्टर यानी कि वो 4 जूनियर डॉक्टर वापस आते हुए कैमरे में कैद हो जाते हैं। लेकिन जो वो लेडी डॉक्टर थी वो वहीं पर सेमिनार हॉल में रह जाती है। और फिर सुबह 4 बजे एक शख्स उसी सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई दिया जिसमें वो लेडी डॉक्टर रेस्ट कर रही थी। और उसके 37 मिनट बाद यानी कि 4:37 में वो वापस आता हुआ भी दिखाई दिया। और फिर ऐसे ही लगभग 4 घंटे का वक्त बीत जाता है और लगभग 9 बजे एक जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल की तरफ जाता है। लेकिन वो वहां पर जाता तो है लेकिन वो उसके अंदर प्रवेश नहीं करता। वो सोच रहा था कि इसके अंदर डॉक्टर तिलोत्मा अपना रेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो वापस वहां से चला जाता है। लेकिन इसके आधे घंटे बाद एक डॉक्टर और वहीं पर उस सेमिनार हॉल की तरफ जाता है। वो सीधा ही उस गेट खोलकर उसके अंदर देखता है। उसने जो कुछ अंदर देखा वो देखकर उसका दिल दहल चुका था, क्योंकि उस सेमिनार हॉल में एक ब्लू कारपेट के पास में उस लेडी डॉक्टर की लाश पड़ी थी। उसका शरीर बिल्कुल पूरी तरह से खून में लथपथ था, साथ में उसकी हेयर क्लिप और उसका चश्मा टूटा हुआ पड़ा था। उसकी आंखों से भी खून बह रहा था, साथ में उसके पूरे शरीर को बुरी तरीके से नोचा गया था। और फिर देखते ही देखते पूरे सेमिनार हॉल में इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, माना कि डॉक्टर्स का दिल बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो हर दिन किसी ना किसी का ऑपरेशन करते रहते हैं। वो इसी काम के लिए बने हुए हैं। लेकिन जब उन्होंने इस लेडीज डॉक्टर की हालत को देखा, उसे देखकर सबके दिल दहल चुके थे, क्योंकि इतना गंदा मंजर वहां का बना हुआ था। और इसके बाद जब ये खबर बाहर डॉक्टरों तक पहुंची, यानी कि जो पूरे कॉलेज में ये बात फैल गई, उसके बाद जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे यानी कि संदीप घोष ने एक बड़ी ही शर्मनाक हरकत की। उन्होंने सुबह 11 बजे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को कहकर उस लेडी डॉक्टर की फैमिली के पास फोन मिलवाया और उनसे ये कहा कि आपकी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी है, आप एक बार हॉस्पिटल आ जाएं। जिसके बाद उन्होंने फोन काट दिया और दूसरी तरफ जो उसके फैमिली वाले थे वो दोबारा से फोन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी उनका फोन अटेंड नहीं कर रहा था। जिसके 15 मिनट बाद उन्होंने दोबारा से उसकी फैमिली के पास फोन किया और उन्होंने सीधा ही अब उसकी फैमिली को ये कह दिया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर तिलोत्मा ने रात को 11:30 बजे अपनी माँ से बात की थी और उनको सब कुछ ठीक ठाक बताया था। उसकी उस टाइम पर बिल्कुल तबीयत ठीक थी और उसने बात करने के बाद कहा था कि मुझे वार्ड में जाना है पेशेंट को देखने के लिए, जिसके बाद उन्होंने फोन काट दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जो यहाँ के प्रिंसिपल थे, इन्होंने 2 अलग अलग रीजन यहाँ पर क्यों बताए। या तो इस लेडी डॉक्टर की हत्या को यहाँ पर छुपाया जा रहा था, या फिर जो इतना बड़ा ये षड्यंत्र रचने वाले थे उसका ये पहला कदम यहाँ पर रखा जा चुका था। और जो ये प्रिंसिपल थे उन्होंने लेडी डॉक्टर के ऊपर ही ब्लेम डाल दिया कि वो रात को यहाँ पर रुकी ही क्यों। वो यहाँ पर रात को नहीं सोती तो उसके साथ ऐसा कुछ भी हादसा नहीं होता। और उस लेडी डॉक्टर को देखकर पता लग रहा था कि उसके साथ कितनी हद तक दरिंदगी की गई है। लेकिन फिर भी जब उसके माता पिता वहां पर हॉस्पिटल में आते हैं, उन्हें 3 घंटे तक वहीं पर बिठाया जाता है, लेकिन उनकी बेटी से उनको नहीं मिलाया जाता। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। और दूसरी तरफ जो प्रिंसिपल ने यह बयान दिया था कि वो लड़की रात को यहाँ पर रुकी ही क्यों थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो लेडी डॉक्टर थी यानी कि डॉक्टर तिलोत्मा, वो यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी और उसको अब 36 घंटे यहाँ पर ड्यूटी करते हुए हो गए थे। जिसके बाद वो सेमिनार हॉल की तरफ सोने के लिए चली जाती है, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर ना तो कोई चेंजिंग रूम था ना ही कोई रेस्ट रूम था, जिसकी वजह से जिसको भी यहाँ पर रेस्ट करना हुआ करता वो सेमिनार हॉल में जाकर सो जाया करता। और इसी के चलते ही डॉक्टर तिलोत्मा सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए चली गई थी। और इन सब के बारे में जानते हुए जो प्रिंसिपल ने यहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था, इसकी वजह से जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे वो सब के
सब भड़क गए और वहां पर स्टार्ट हुआ एक इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो शुरू तो कोलकाता से हुआ, लेकिन इसके साथ पूरी दुनिया अब जुड़ती जा रही थी। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स बाहर निकलकर अब इसका समर्थन कर रहे थे। और इसके बाद जो हॉस्पिटल की सबसे बड़ी गलती थी कि जहां पर ये मर्डर हुआ था उस क्राइम सीन को उन्होंने क्लोज नहीं किया था, यानी कि उसको बिल्कुल घेराबंदी उसके चारों तरफ नहीं की थी। वहां पर कोई भी आ जा सकता था, किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकता था। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि जो ये क्राइम सीन है इसको पूरी तरह से सील कर दिया जाए कि यहाँ पर कोई भी ना आ सके, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा था। और इसके थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस की टीम पहुंच जाती है, जिसमें से एक टीम वहां पर सारे सबूतों को इकट्ठा करने में लग जाती है और दूसरी टीम सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर देती है। और सीसीटीवी के मुताबिक उन्होंने 4-5 सस्पेक्ट को अब डिसाइड कर लिया था। और जो दूसरी टीम थी उनको वहां पर डॉक्टर तिलोत्तमा का लैपटॉप और उसका फोन मिला था और साथ में उन्हें वहां पर एक नेक बैंड ब्लूटूथ भी मिला। और इसके बाद जब पुलिस वालों ने दोबारा से उन सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तब इस फुटेज के अंदर सुबह 4 बजे एक शख्स सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, जिसके गले में ये नेक बैंड ब्लूटूथ टंगा हुआ था। और जब वो 4:37 में वापस लौटता है तब उसके गले में ये ब्लूटूथ नहीं था। और फिर पुलिस वालों ने जिन लोगों पर शक था, जो वो उन्होंने 4-5 लोगों की लिस्ट बनाई थी, उन सभी के फोन को जब्त कर लिया था। फोन जब्त करने के बाद उनका ब्लूटूथ ऑन किया गया और ब्लूटूथ ऑन होने के बाद जो नेक बैंड था उससे वो ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। और जिस फोन से वो ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ था उस शख्स का नाम था संजय रॉय। और वो शख्स संजय रॉय ही था जो सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए पुलिस वालों ने देखा था उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर। और इसके बाद पुलिस वालों ने बताया कि थोड़ी सी सख्ती करने के बाद ही संजय रॉय ने अपना पूरा का पूरा गुनाह कबूल कर लिया था। और जो ये संजय रॉय था ये एक सिविल वॉलंटियर था, यानी कि ये एक ऐसा शख्स जो पुलिस नहीं है लेकिन पुलिस के लिए ये काम क्या करता। इसको पूरी तरह से पुलिस नहीं कह सकते हम, क्योंकि बस ये लोगों की वहां पर सेवा करने के लिए नियुक्त किए जाते थे और इनको हॉस्पिटल के अंदर लोगों की मदद करने के लिए और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इनकी ड्यूटी लगाई जाया करती। और यही वजह थी जो ये संजय रॉय था ये मेडिकल कॉलेज में बिना रोक टोक के आया जाया करता। और वहाँ के स्टाफ वालों ने ये भी बताया कि जो ये संजय रॉय था ये लोगों को इस हॉस्पिटल के अंदर बेड वगैरह दिलवाने के लिए, उनका पहले चेकअप करवाने के लिए बहुत मोटा उनसे पैसा भी लिया करता। और इसी वजह से ये संजय रॉय अपने मोहल्ले के अंदर भी बहुत ज्यादा बदनाम था, क्योंकि ये अपने मोहल्ले के अंदर लोगों के ऊपर पुलिस की धौंस दिखाया करता कि जैसे मैं पुलिस के अंदर हूँ। और बहुत सारे लोगों से इसने लाखों रुपए ठगे भी थे। और यहाँ तक कि इसने अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस का स्टिकर भी लगाया हुआ था। आसपास के लोगों ने यह भी बताया कि इसने 4 शादी की थी, लेकिन इसके अब्यूजर बिहेव के चलते हुए 3 बीवियों ने इसको छोड़ दिया था। और जो चौथी बीवी थी वो लास्ट ईयर कैंसर के चलते उसकी डेथ हो गई थी। संजय रॉय पोर्न मूवी और शराब का एडिक्ट था। और लोकेशन ट्रेसिंग से ये पता चला कि 5 अगस्त को संजय रॉय खड़गपुर में था और 8 अगस्त को वो वापस से कोलकाता लौट आया था। और उसने ये बयान दिया कि शाम को मैं एक सिविल वॉलंटियर के साथ शराब पीकर वहां के काली घाट के रेड लाइट एरिया में गया था। वहां से आने के बाद रात के 11 बजे मैं हॉस्पिटल में गया था। जो उसने पेशेंट वहां पर एडमिट करवाया था उस पेशेंट को देखने के लिए वो वहां पर गया था, जिसके बाद वो वापस से वहां से निकलता है और इसके बाद वो दोबारा से एक और रेड लाइट एरिया में जाता है। वहां पर उसने शराब वगैरह पी और वापस से इस कॉलेज के अंदर आ जाता है। कॉलेज में आने के बाद इसने अपनी दरिंदगी की उस लेडी डॉक्टर के साथ। इसके बाद ये यहाँ से वापस निकलता है और यहाँ से निकलकर ये पुलिस बैरिक में जाकर सो जाता है। अब हैरानी की बात ये है जो शख्स पुलिस में है भी नहीं वो बिना रोक टोक के पुलिस बैरिक में जाकर सो जाता है। और पुलिस वालों ने बताया कि जो ये संजय रॉय सब कुछ बता रहा है ये सब कुछ इसके फोन से और सीसीटीवी फुटेज से मैच करता है, इसलिए पुलिस वालों ने मान लिया इसने ही ये सारा का सारा कांड रचा है। जिसके बाद इसे उठाकर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और संजय रॉय के गिरफ्तार होने के बाद ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया था। और इसके बाद जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई उसने अब जो ये लेडी डॉक्टर थी इसके साथ हुई हैवानियत को एक्सपोज कर दिया था। आंखें, मुंह, उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। चेहरा, नाखून, लेफ्ट लेग, उसकी बैली, इन सभी जगहों पर बहुत गहरी चोटें आई थी।
और मैं आप लोगों को बता दूं कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों अलग अलग होते हैं। और जब ये रिपोर्ट आई उसके बाद जो ये सारे डॉक्टर्स थे ये प्रोटेस्ट के लिए और भी ज्यादा सड़कों पर उतर आए, क्योंकि इन सभी लोगों का ये कहना था कि एक शख्स जो नशे की हालत में था वो 31 साल की एक लेडी डॉक्टर के साथ अकेला रेप नहीं कर सकता। और जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट बढ़ रहा था इस चीज के पीछे वाले जो इस चीज को दबाना चाहते थे वो शख्स सामने आने लगे। जो स्टूडेंट्स थे उनको धमकी भरे मैसेजेस आने लगे। और दूसरी तरफ जो प्रिंसिपल थे यानी कि संदीप घोष, उन्होंने ना सिर्फ उस लड़की को पहले खुदकुशी का करार दिया बल्कि उन्होंने उसके मेंटल हेल्थ पर भी सवाल उठाए थे, जिसके चलते जो वहां के स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे संदीप घोष के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क चुके थे, जिसके चलते संदीप रॉय ने यहाँ पर रिजाइन दे दिया। और उन्होंने कहा कि वो मेरी बेटी जैसी थी, लेकिन ये सारा एक खेल था, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया था। और जो ये संदीप घोष है इनकी जो इमेज है ये एक करप्ट ऑफिसर की है, क्योंकि इसके बारे में जो एक्स सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने इसको पूरी तरह से बताया। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है, वो हाजीकर मेडिकल कॉलेज में और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना, मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और यहाँ पर एक बात ये भी निकल कर आई कि जो ये संजय रॉय था ये सिर्फ एक ऐसा चेहरा है जिसको आगे किया गया है, इसके पीछे और भी लोग शामिल थे। और जो लोग इस केस में शामिल थे या तो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या फिर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, वो इस केस को पूरी तरह से पलटना चाहते हैं। और जो ये संजय रॉय था जब इसको गिरफ्तार किया गया उस टाइम पर ये पुलिस वालों को ये कह रहा था कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो। और इसकी चाल ढाल को देखकर, इसके पूरे शरीर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि इसके शरीर पर कुछ भी चोट आई होंगी, क्योंकि जिस तरह से उस लेडी डॉक्टर के साथ वहां पर दरिंदगी हुई थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी सेफ्टी के लिए अपने हाथ पैर तो मारे ही होंगे। इसका मतलब कि जो इसके साथ दरिंदगी कर रहा था उसको भी चोट आई होगी, लेकिन जो ये संजय रॉय था इसके शरीर पर एक भी खरोच तक नहीं थी। और इसका मतलब कि संजय रॉय इसके पीछे नहीं हो सकता। और एक चीज ये भी हैरान कर देती है कि जो उसने कत्ल किया उसके तुरंत बाद ही उसे पकड़ लिया गया। उसने पीछे अपने सबूत भी छोड़ा था ताकि पुलिस वाले सीधे ही उस तक पहुंच जाएं। और अक्सर देखा गया है कि जो भी कातिल होता है वो कत्ल करने के बाद उस शहर के अंदर नहीं रुकता बल्कि वहां से काफी दूर भाग जाता है, लेकिन जो ये संजय रॉय था ये पुलिस बैरिक में जाकर सो जाता है। तो यहाँ पर तो यही पता चलता है कि इसके पीछे एक पूरी की पूरी रची हुई प्लानिंग थी। और इसके अलावा जो क्राइम सीन था वहां से जो हेयर क्लिप मिली थी, ब्लड मिला था, जो सीमन मिला था, क्या उसको कलेक्ट करके पुलिस वालों ने उसका टेस्ट करवाया यानी किसी से मैच किया। इसके अलावा 35 लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इसके अलावा जो प्रिंसिपल संदीप घोष थे उनका स्टेटमेंट क्यों रिकॉर्ड नहीं किया। और बहुत सारे लोगों ने ये भी आवाज उठाई कि जब उस लेडीज डॉक्टर के साथ इतनी ज्यादा दरिंदगी की जा रही थी उसकी चीखों को क्या किसी ने भी नहीं सुना। हॉस्पिटल तो वैसे भी शांत होता है और जब इस कांड को अंजाम दिया गया उस टाइम तो रात थी, यानी कि छोटी सी छोटी भी आवाज उस टाइम पर सुनाई दे जाती, लेकिन जो उसके साथ दरिंदगी हुई उस लेडी डॉक्टर के साथ क्या किसी ने भी उसको नहीं सुना। और अगर हम यहाँ पर पुलिस वालों की बात मान ले कि इस केस के अंदर एक ही आदमी शामिल है, तो क्या उसने नशे की हालत में लेडी डॉक्टर को इतना कंट्रोल कर लिया था कि वो उसको बाहर तक उसकी आवाज ही नहीं निकल पाई, उसके चेहरे को उसने ऐसे कंट्रोल कर लिया था। ये तो सिर्फ तभी मुमकिन है जब 4 से 5 लोग यहाँ पर मौजूद हों और वो उसका चेहरा किसी कपड़े से ढक दे या उसके चेहरे को दबा दे जिसकी वजह से उसकी चीखें बाहर ना निकल पाए। और अगर आप लोगों को ये सिर्फ एक थ्योरी लग रही है तो सुनिए डॉक्टर सुबोर्णो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसके बाद उन्होंने ये कह दिया था कि इस दरिंदगी में 1 से ज्यादा लोग शामिल थे। Collected from inside her vagina, that was huge amount, and that much amount of semen may not be possible by sexual intercourse by one single man. क्योंकि एक नॉर्मल इंसान की बॉडी 15 ग्राम ही सीमन प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन जो वो विक्टिम थी उसकी बॉडी से 150 ग्राम सीमन मिला था। यहाँ से ये साफ साफ पता चल रहा है कि वहाँ पर 1 से ज्यादा लोग उसके साथ दरिंदगी करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया कि उसकी गर्दन तोड़ी गई थी, यानी कि जो नशे में धुत एक आदमी है उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसकी गर्दन की हड्डी को तोड़ सके। और उसके स्कल में इंजरी इस तरह से आई थी कि जैसे उसके सर को पकड़कर दीवार में काफी बार मारा गया था और उसके प्राइवेट पार्ट पर भी बहुत ही गहरी चोटें थी।
इस सेमिनार हॉल के फटे पर्दे इस चीज को ये बयां करते हैं कि उस लेडी डॉक्टर ने यहाँ पर खुद को बचाने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर संघर्ष किया था और इसके चलते जो सस्पेक्ट हैं उनके शरीर पर भी काफी चोट आई होंगी, लेकिन उन सभी का पुलिस वालों ने कंप्लीट मेडिकल चेकअप क्यों नहीं करवाया। अब यहाँ पर यह बात तो साफ हो गई थी कि संजय रॉय के साथ या तो और भी लोग इसके साथ मिले हुए थे या फिर उसको बलि का बकरे की तरह यूज किया जा रहा है। और प्रोटेस्ट करने वाले लोग ये समझ चुके थे कि जो ऊंची पोस्ट पर यानी कि सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो करप्ट लोग हैं, वो इस केस को बदलना चाहते हैं। और इसके बाद अदालत ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई के पास केस जाते ही यहाँ पर हड़कंप मच जाता है और जब ये केस सीबीआई को सौंपा गया उसके बाद ही जहाँ पर ये कांड हुआ था यानी कि सेमिनार हॉल, उसके सामने रेस्ट रूम और टॉयलेट को रिनोवेट करने के चक्कर में वहाँ से सबूत मिटाए जाने की कोशिश की जा रही थी। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি চেস্ট মেডিসিন বিভাগের যে সেমিনার রুম, সেই সেমিনার রুমের সামনে। এখানে কলকাতা পুলিশের কর্মীরা মোতায়েন রয়েছে এবং যে প্লেস অফ অকারেন্স পিও তার সামনে এখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে এবং যখন और इतना करने पर भी जब इनका दिल नहीं भरा तब इन्होंने ट्रक भर के यहाँ पर गुंडे भेज दिए, यानी कि इस कॉलेज के अंदर गुंडे भेज दिए गए और उन्होंने बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हुड़दंग मचाया। और कई लोगों का ये कहना है कि इस कॉलेज के अंदर ड्रग्स और सेक्स का रैकेट चलता है और इसके पीछे 2 इंटर्न्स और एक प्रिंसिपल जो संदीप घोष है वो शामिल है। और जब इसके बारे में उन लेडी डॉक्टर को पता चला तब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन जब इससे भी कुछ हुआ नहीं तब उन्होंने उसे फेसबुक पर एक्सपोज करने की धमकी दी। और इसके चलते ही उनको धमकाने के लिए पहले उनकी स्कूटी को तोड़ा गया और इसके बाद उनको टॉर्चर करने के लिए पूरा का पूरा प्लान रचा गया। और ये पहला केस नहीं है बल्कि इससे पहले बहुत सारे ऐसे केस हो चुके हैं जिन लोगों को इस सेक्स रैकेट के बारे में पता चल जाया करता और वो इस चीज को एक्सपोज करना चाहते थे तो उनकी रातों रात बिना किसी कारण के मौत हो जाया करती और उनके मरने की वजह को बिल्कुल एक नॉर्मल डेथ डिक्लेयर कर दिया जाया करता। और ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा माया जाल है। और यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, क्या इस कॉलेज के अंदर जो ये सेक्स रैकेट है ये 23 साल से चल रहा है और आजकल वो लोग दिखाई नहीं दे रहे जो ये कहा करते कि जिन लड़कियों के साथ रेप वगैरह हो जाया करता वो कहा करते कि उन्होंने छोटे कपड़े डाले थे, वो बाहर घूम रही थी रात को, लेकिन जो ये डॉक्टर थी ये तो हॉस्पिटल में मौजूद थी, इसने तो पूरी ड्रेस डाली थी, तो इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। आज वो लोग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे जो बेवजह ही इतना हुड़दंग मचाया करते। और इस केस में जो कुछ आगे होगा वो मैं आप लोगों को डिटेल में बताता रहूंगा। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।